जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों मंडे 3 अक्टूबर और दोस्तों आज बहुत अच्छे आर्टिकल्स एथिक्स से रिलेटेड द हिंदू में आए हैं। बहुत रेयर होता है कि एथिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हमको न्यूज़पेपर में मिले, लेकिन आज ये दो आर्टिकल्स एथिक्स से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। GS4 से ओरिएंटेड है और एक आर्टिकल दोस्तों इंडियन इकोनॉमी से ओरिएंटेड रहेगा आज, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में बाई वीकली अशोक गुलाटी जी का भी आर्टिकल आता है। अशोक गुलाटी नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एज फार एज द लिंक विद इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न फॉर द GS3 कॉम्पोनेंट। और दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल हम बात करेंगे यहाँ पे गांधी जी के बारे, महात्मा गांधी द पीस मेकर। देखिए गांधी एक सोच है। अब गांधी जी कहते थे कि आप मुझे हेट कर सकते हैं, आप मुझे प्यार कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी सोच है वो आपके अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब हम अपनी सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की हम बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का मौका है जो हम नॉन वायलेंस वाली वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में भी प्रमोट करते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि कल गांधी जयंती थी, तो काफी सारी कवरेज न्यूज़पेपर्स में कल भी और आज भी गांधी जी को लेकर आ रही है। तो यहाँ पे कुछ बातें करेंगे गांधी जी की जिंदगी से ओरिएंटेड, और खास करके यहां पे बात करेंगे गांधी जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में कि वो कितनी रेलेवेंट है। अब आज 21वीं सेंचुरी की हम बात करें तो शुरू में कॉलमनिस्ट ये कहते हैं कि इस सेंचुरी के जो स्टार्टिंग के 22 साल हैं काफी टर्बुलेंस देखने को मिला है। अभी अगर हम 2022 की बात करें, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, तो वो बहुत चिंता का विषय हम सबके सामने है। अब 8वां महीना शुरू हो चुका है। अब ऐसी भी बात, इस बात को लेकर भी डाउट होता है कि क्या कभी पीस हो पाएगी, कि क्या कभी वापस नॉर्मलसी रिस्टोर हो पाएगी रशिया यूक्रेन के बीच में। अब पीस की जहां पे बात आती है, शांति की जहां पे बात आती है, तो ये पीस शांति कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं है। शांति बनाने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। आपको यहां पे बातचीत करनी पड़ती है। अगर आप कन्फ्लिक्ट में हैं, अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, या चलो आप ये भी मान लीजिए कि एक परिवार में लड़ाई हो रही है दो सदस्यों के बीच में, तो अगर लड़ाई है तो एकदम से 5 मिनट में शांति नहीं हो जाएगी, 5 मिनट में दोस्ती नहीं हो जाएगी। अब अगर आप भी अपने छोटे भाई से या छोटे बहन के साथ लड़ रहे हैं तो आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम दुनिया की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करें, तो नेशंस, कन्फ्लिक्ट होता है नेशंस के बीच में। अब कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग बहुत जरूरी है। अब ये भी कहना कि डायलॉग से पीस रेजोल्यूशन हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाएगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। ऐसे तो हमारे और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट कितने सालों से है, लेकिन अब डायलॉग के चलते हमारा कुछ रिजॉल्व तो हो नहीं रहा। लेकिन बातचीत करने के लिए आपको विनम्र होना पड़ता है, आपको अपनी ईगो को सेट अपार्ट करना पड़ता है। तो चाहे आपका जो मर्जी धर्म है, जो मर्जी जाति है, अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अक्रॉस द कल्चरल बाउंड्रीज, आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ती है, तभी आप पीस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पे सवाल आता है टू बी जस्ट और अनजस्ट। अब गांधी जी ने बात बताई, गांधी जी का यह मानना है कि जो पीस की जहां पे बात आती है ना, तो पीस एक एथिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। यानी कि पीस बहुत जरूरी है, पॉलिटिक्स बाद में है। तो उन्होंने प्रायोरिटी नॉन वायलेंस को, पीस को, अमन शांति को पहले दी थी। उन्होंने प्रायोरिटी डेमोक्रेसी को या कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्शंस को नहीं दिया था। यहां पे ना दिसंबर 1939 की बात है, तो वर्ल्ड वॉर 2 तब शुरू हो चुका था। तो यहां पे एक लेटर, इन अ लेटर पब्लिश्ड इन हरिजन, वो क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस है दैट वुड बी यूज्ड ऑन द साइड ऑफ पीस। तो यानी कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि भी एक साइड पे डेमोक्रेसी है, एक साइड पे फैशिज्म है, लेकिन दोनों ही साइड वायलेंस दिखा रही है। तो वायलेंस को ये कैटेगराइज करना कि भी वो गुड वायलेंस है या बैड वायलेंस है, तो जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको कभी भी डिफेंसिव या ऑफेंसिव हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही होती है। तो वो शुरू से ही नॉन वायलेंस के लिए उन्होंने स्टैंड रखा था, अहिंसा के लिए स्टैंड रखा था। अब ये हमको ये बताता है, ये हमारे सामने ये चीज दर्शाता है कि गांधी जी का जो एम्फेसिस था नैतिकता पे बहुत ज्यादा था। इट ऑल्सो शोज दैट गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ पीस, और अहिंसा के जरिए, डायलॉग के जरिए वो चाहते थे कि कैसे दुनिया में अमन शांति बरकरार रहे। अपने देश में तो चाहते ही थे। इनफैक्ट हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, खास करके हम बात करें जब से गांधी जी इंडिया आए थे, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस को गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया था। लेकिन एक और बात भी आती है, गांधी जी ने कहा था कि अगर चूज करना पड़े बिटवीन वायलेंस, यानी कि बिटवीन हिंसा
एंड कावर्डाइज। तो यानी कि गांधी जी को ये बात समझें कि गांधी जी ये कहते थे कि नॉन वायलेंट होना अपने आप में बहुत बहादुरता की बात है, बहुत करेज की बात है। यानी कि जो इंसान नॉन वायलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान डरपोक है। लेकिन गांधी जी ने यह भी बोला कि अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन कावर्डाइज एंड वायलेंस, तो वो वायलेंस को ही चूज करेंगे। लेकिन वायलेंस इस तरीके से चूज करा जाए कि वायलेंस, आपके जो आउटकम्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वायलेंस के जरिए, वो वायलेंट दिखाई ना दें, वो नॉन वायलेंट ही हो एक्चुअल में। और जहां पे फॉरगिवनेस की बात आती है, तो गांधी जी ने बोला कि देखो, लड़ाई में ना बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है किसी को माफ करने के लिए, लेकिन असल में असली इंसान वही है, बड़ा दिल उसी का है जो कि माफ कर सके। लेकिन यहां पे यह भी बात समझनी बहुत जरूरी है, फॉरगिवनेस ओनली व्हेन देयर इज द पावर टू पनिश। अब देखिए, एक चूहे को बिल्ली खा जाएगी, तो चूहा तो बाद में बिल्ली को माफ नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। अब यह भी डिपेंड करता है कि क्या आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्या आप माफ भी कर पाए। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी। तो गांधी जी ने यहां पे ये बात हम कैटेगराइज करें, दो बातें समझने वाली हैं। एक तो नॉन वायलेंट होना मतलब डरपोक नहीं है, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े, देखिए अब वायलेंस की बात तो हमारे महाभारत में भी आती है, तलवार उठाना, शस्त्र उठाना, ये तो हम अपने धर्मों में भी बात पढ़ते हैं, चाहे हम सिखिज्म में बात पढ़ें, चाहे हम हिंदुइज्म में बात पढ़ें, ठीक है। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो गांधी जी यहां पे स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जब आपके पास एक डिलेमा है कि भाई आप या तो डरपोक बन के बैठे रहें या आपको हथियार उठाना पड़े, तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन वायलेंटली नॉन वायलेंट होइए, ठीक है। यानी कि आप वायलेंस का पोशाक पहन के आपके जो एक्शंस हैं वो नॉन वायलेंट हो इन द हाईएस्ट सेंस। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी गांधी जी की आज के टाइम पे भी बहुत रेलेवेंट है दोस्तों, और अगर हम इसको अप्लाई कर सके तो आज के टाइम पे हम कितने सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया भर में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब गांधी जी के क्रिटिक्स भी बहुत थे, तो जहां पे गांधी जी को प्यार करने वाले भी बहुत थे, वहां पे आज भी गांधी जी के बहुत क्रिटिक्स हैं। अक्सर इस बात को लेकर गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो शायद भगत सिंह को फांसी ना होती। अब हर किसी के अपने व्यूज हो सकते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो गांधी स्टडीज को बहुत ज्यादा स्टडी करा जाता है। नेल्सन मंडेला गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई किया था अगेंस्ट द अपार्थीड स्ट्रगल। लेकिन यहां पे क्रिटिक की बात करें, बहुत फेमस नोटेड जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफिस्ट है हैना आरेंट। आपने इनके बारे पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो एक बहुत पॉपुलर थिंकर है, सर्वाइवर है होलोकॉस्ट के, जो जर्मनी में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो ये गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी की जो नॉन वायलेंस वाली स्ट्रैटेजी थी ना, ये तो इंडिया में काम कर गई, लेकिन इंडिया के बाहर काम नहीं करनी थी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के साथ, अहिंसा के साथ अगर स्टालिन का सामना करना पड़ता या हिटलर का सामना करना पड़ता, तो शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आनी थी, तो शायद डीकोलोनाइजेशन नहीं होना था। तो जैसे जर्मनी में मैसेकेर हुआ था, ठीक है, होलोकॉस्ट हुआ था, तो वैसे भारत में भी होलोकॉस्ट होना था, मैसेकेर होना था, अगर तो हालात भारत में डिफरेंट होते। अगेन हर किसी के अपने व्यूज हैं, तो यहां पे हैना आरेंट अपने व्यूज, अपना क्रिटिक गांधी जी का यहां पे सामने वर्णन करते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि भाई मेरे लिए एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, एथिक्स सबसे पहले है, पॉलिटिक्स बाद में है, ठीक है। इस बात का नहीं फर्क पड़ता कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कि टोटलिटेरियनिज्म है, कि ऑटोक्रेसी है, कि मोनार्की है। मायने क्या रखता है कि हमारी फाउंडेशन कितनी एथिकल है, हमारी बुनियाद कितनी एथिकल है। एसेंशियल टास्क ऑफ द पॉलिटिकल वाज टू ब्रिंग मॉरल प्रोग्रेस। तो नैतिकता की यहां पे बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की नैतिक जिम्मेवारी की यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे पॉलिटिकल साइंस में दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, एक तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है। अब रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में क्या कहते हैं कि भाई एथिक्स को छोड़ो, एथिक्स की कोई परवाह मत करो, आप अपने मीन्स को, अगर आपने ऑब्टेन करना है, अगर आपने अपने मीन्स को अचीव करना है, तो अगर आपने अपने एंड को अचीव करना है तो फॉरगेट अबाउट द मीन्स, कि आपके मीन्स एथिकल है कि नहीं है। अब जहां पे हिटलर ने इतने लोगों को मारा, हिटलर ने यहां पे देखिए कोई नैतिकता की बात नहीं आती, कोई मर्यादा की बात नहीं आती, तो हिटलर बिलीव्ड इन एलिमिनेटिंग मोरालिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो हिटलर ने कहा कि देखो, मोरालिटी अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, राजनीति में ये धर्म वाली बातें, एथिक्स वाली बातें नहीं आ सकती हैं। लेकिन गांधी जी के लिए देखिए दोस्तों, हमको ना ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ना GS1 में भी बहुत रेलेवेंट हमको होता है और GS4 में भी बहुत रेलेवेंट होता है। GS1 में कई बार पर्सनालिटीज के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि गांधी जी में और हिटलर में क्या फर्क था। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको ऐसे एस्से में भी कोट करना हो, तो गांधी जी के कोट्स, गांधी जी के जो अगर हम उनकी लाइफ की बात करें, उनकी फिलॉसफी की बात करें, हमको एस्से में, हमको एथिक्स में, GS1 में भी बहुत काम आती है। लेकिन गांधी जी का क्या व्यू था? गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी के हिसाब से मॉरल लेजिटिमेसी, यानी कि मोरालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है।
और मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ नॉन वायलेंस, ऑफ अहिंसा, ये बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अगर हमने पीस मेकिंग की तरफ बढ़ना है। तो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि मोरालिटी और पॉलिटिक्स अलग नहीं है, वो एक ही है। पॉलिटिक्स की फाउंडेशन ही मोरालिटी होना चाहिए। अब यहां पे बात करेंगे शेयर्ड ह्यूमैनिटी के बारे। देखिए दोस्तों, वायलेंस, कंफ्लिक्ट, लड़ाइयां, इससे तो देखिए हर किसी को नुकसान होता है। अब देखिए, अच्छा तो नहीं लगता जब हमारे सामने तस्वीरें आती हैं कि जैसे यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया भर में कहीं पे भी लोग मारे जा रहे हो तो पीड़ा तो होती है, चाहे हम उस देश के रहने वाले हो चाहे उस देश के रहने वाले ना हो। तो यहां पे शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है। अगर हम ये सोचें कि आज यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं, कितने सारे मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं। अब हमारी भी फैमिली में बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो अगर हम रिलेट कर पाएंगे तो हमको बहुत पीड़ा होगी। तो शेयर्ड ह्यूमैनिटी यानी कि वो एक कंपैशन होना, वो एम्पैथी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपैथी से भी ज्यादा जरूरी होता है एम्पैथी होना, ठीक है। लेकिन इस बात की अवेयरनेस शायद हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो रही है। तो ये गांधी जयंती का ये अवसर है, हर साल गांधी जी को लेके कोई ना कोई आर्टिकल्स आते हैं, बातचीत होती है। तो ये बात, अब ये एक अवसर हमारे सामने है कि हम सोचें कि हम कितना सेल्फिश हो रहे हैं। अब देखिए, यहां पे इस आर्टिकल में एक और बात मेंशन्ड है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सेल्फिशनेस। तो कहीं हम क्या बहुत स्वार्थी हो रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की जब अपनी पॉलिसीज को परस्यू करने के चक्कर में, अपने नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में उसको प्रमोट करने के चलते हम ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रहे हैं? क्या हम शेयर्ड ह्यूमैनिटी की वैल्यू को भूल रहे हैं? तो ये बात यहां पे इंट्रोस्पेक्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट। देखिए दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है। अब कोई भी पेरेंट, देखिए, अब एक माँ को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है बच्चा को पैदा करने के लिए, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, 9 महीने बच्चा पेट में रहता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार पेरेंट्स, हो सकता है कि चलो उनके इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण, सोशो इकोनॉमिक रीजंस के कारण वो अपने बच्चे को अबैंडन कर देते हैं, बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, किसी मंदिर में छोड़ के आ जाते हैं। क्या उनको अपने बच्चे से प्यार नहीं है? क्या उनकी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, क्या उनकी आर्थिक कठिनाइयां इतनी भारी हैं, इतनी ज्यादा हैवी हैं कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे को पाल नहीं पा रहे? और बहुत दुख की बात होती है जब हम ऐसा देखते हैं कि कोई बच्चा बाहर अबैंडन बैठा हुआ है, क्योंकि अब उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसका तो, अब वो दुनिया में आया है, उसका तो देखिए परवरिश करना, उसका पालन पोषण करना तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। तो अब यहां पे बात समझनी बहुत जरूरी है। अब यहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा जो हमारे सामने आया है, वो ये कहता है कि नो लेस देन 709 क्रिमिनल केसेस ऑफ एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि 12 साल से कम की उम्र के हैं, अंडर सेक्शन 317, यानी कि कितने कम केसेस रजिस्टर करे गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ 709 ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि साल भर में जिनको अबैंडन कर दिया जाता है? कितने सारे न्यूबॉर्न बच्चे हैं जिनको अबैंडन करा जाता है, गार्बेज फाइल्स में, डस्टबिन में, झाड़ियों में, सड़कों पे, इवन टेंपल्स में। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि देखिए, बहुत जरूरी है बात को नोट करना, इस बात को गौर करना कि अगर आपने बच्चे को अबैंडन करना है तो बच्चे को अबैंडन करने की बजाय आप उसको सरेंडर कर दीजिए। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बनी हुई हैं। अब यहां पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही डिस्कशन अपने एडिटोरियल्स में करते हैं। तो प्रीलिम्स की जहां पे हम बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ना सवाल यहां पे ये खड़ा उठता है कि जो बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या गार्डियन हो, तो अगर वो नहीं बच्चे को पालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, शायद वो अनफिट है, कोई फिजिकल उनको एलिमेंट हो या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण कुछ भी हो, या ड्रग एडिक्ट हो, अल्कोहल एडिक्ट हो, कुछ भी हो, तो बच्चे को अबैंडन क्यों कर रहे हो? ठीक है, देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, उनको बच्चा नहीं हो पाता। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो आप बजाय कि ऐसे सड़कों पे डस्टबिन में बच्चों को अबैंडन करके आए, तो इतने सारे पेरेंट्स जब बच्चे अडॉप्ट करने को तैयार हैं तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में क्यों नहीं अप्रोच किया जाता? क्या आप जानते हैं, यहां पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे बात हो रही है कारा की, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, अब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये बताती है कि लगभग 3000 इन कंट्री अडॉप्शंस और 414 इंटर कंट्री अडॉप्शंस हुए थे 2021-22 में। ठीक है, यानी कि इंटर कंट्री यानी कि विद इन द कंट्री, यानी कि यानी कि अगर हम बात करें इंटर कंट्री यानी कि अगर जो लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जो यहां से बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो इंटर कंट्री अडॉप्शंस हो गया। और विद इन द कंट्री यानी कि इन कंट्री अडॉप्शंस। और यहां पे रिपोर्ट जो राज्यसभा के सामने रखी गई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े हैं,
लगभग 27,000 पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो फिर इतने सारे बच्चे हम क्यों अबैंडन कर रहे हैं ऐसे सड़कों पे? अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे हमको कारा के बारे समझना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे आपका सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, वैसे ही स्टेट लेवल पे आपका स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होता है सारा। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है जो यहाँ पे समझनी है, एक तो ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है, और ये नोडल बॉडी है एज फार एज अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन इज कंसर्न। तो चाहे वो इंटर कंट्री हो, चाहे वो इन कंट्री अडॉप्शन हो, तो ये जो बॉडी है वो नोडल बॉडी की तरह काम आती है। और इस बॉडी में जो प्रोविजंस हैं वो इन कंप्लायंस है विद द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, जिसको रैटिफाई भारत सरकार ने 2003 में करा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब फर्क क्या है अबैंडन्ड चाइल्ड वर्सेस सरेंडर्ड चाइल्ड में? देखिए, अबैंडन्ड चाइल्ड मींस कि आपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया, ठीक है। चाहे आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या चाहे आपने उसको अडॉप्ट किया है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और उसके बावजूद भी आप उसको बाहर सड़क पे छोड़ के आ रहे हैं बच्चे को। और सरेंडर्ड चाइल्ड क्या होता है? सरेंडर्ड चाइल्ड यानी कि चलो आप किसी कारणवश, हो सकता है कि फिजिकली आप में कोई एलिमेंट है, आपको लगता है कि भी आप नहीं बच्चे की परवरिश कर पाएंगे, आप सिंगल पेरेंट है, आप डिवोर्स से गुजर रहे हैं, ठीक है, या आपके पति की मौत हो गई है, आपकी पत्नी की मौत हो गई है, वो किसी कारणवश मर चुके हैं, कोई इमोशनल ट्रॉमा आप फील कर रहे हैं, कोई मेंटल ट्रॉमा आपके माइंड में चल रहा है, या कोई और ऐसे कारण है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जो कि आपके वश में नहीं है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप चाहें तो बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में। तो देखिए, यहां पे सवाल ये आता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरेंडर करते हैं, क्या उनको जेल में डाल देना चाहिए? क्या उनको एज क्रिमिनल्स ट्रीट करना चाहिए? नहीं, यहां पे ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ प्रोविजन है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करा जाएगा, चाहे आप बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, चाहे आपने अडॉप्टिव पेरेंट है, चाहे आपने बच्चे को अबैंडन करा है, चाहे सरेंडर करा है, आपके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल, आपके ऊपर एफआईआर पर्चा नहीं दर्ज किया जाएगा। क्यों? ताकि भाई पहले तो ये तो पता लगा सके ना कि जिस बच्चे को, अभी कोई बच्चा अगर सड़क के किनारे कहीं मिला है, किसी मंदिर पे मिला है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं कौन या उसके गार्डियंस हैं कौन, तो वहां तक ट्रेस लगाने के लिए तो हमको हेल्प चाहिए ना। तो इस करके अगर हम पहले ही पेरेंट्स को जेल में डाल देंगे तो ट्रेस कैसे कर पाएंगे? इस करके किसी भी किस्म का क्रिमिनल एक्शन नहीं है। तो बात ये समझने वाली जरूरी है कि जब कोई क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं है तो आप बच्चे को सेफली सरेंडर कर सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अबैंडनमेंट बच्चे की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा विजडम क्या है, प्रूडेंस क्या है कि आप बच्चे को सरेंडर करिए, ठीक है। ओनली अगर आपको लगता है कि कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड है, कोई ऐसा कारणवश आपको लगता है कि आप बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे, तो सरेंडर करिए बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। और वो इंश्योर करेंगे कि बच्चा हेल्दी रहे, बच्चे को अडॉप्ट किया जा सके बाय अ फिट एंड विलिंग पेरेंट, जो कि बच्चे को अडॉप्ट करके उसका खर्चा ले सकते हैं, उसकी एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की है। अब अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आप अपनी बच्चे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उसको सरेंडर कर दीजिए आप, अगर आपको लगता है नहीं पाल पाएंगे। अब चाइल्ड अबैंडनमेंट के कारण क्या बनते हैं? कई बार होता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, कि आप अभी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं, या आपका ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपके मैरिटल डिस्प्यूट है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, डिवोर्स हो गया है, या आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कमजोर है, गरीब परिवार से आप आते हैं, या आपके पास पैसे सारे के सारे या तो नशा करने के लिए हैं, आप ड्रग एडिक्ट्स हैं, अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, और आपका सारा का सारा पैसा इन्हीं चीजों में जा रहा है, तो बच्चे की आप देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा क्यों सफर करे? सवाल यहां पे ये आता है इन सब कारणों के करके। वो तो एक मासूम बच्चा है ना, अभी दुनिया में आया है, ठीक है। अब क्या सेफ है फॉर पेरेंट्स टू सरेंडर? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। यहां पे देखिए, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी जाती है जिस बच्चे को आप सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स को घबराने की कोई बात ही नहीं है। ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये बात भी अभी हम डिस्कस करी है कि पेरेंट्स के ऊपर कोई पर्चा नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होता, ठीक है। और सरेंडर ऑफ चाइल्ड डज नॉट एंटेल इनटू एनी क्रिमिनल एक्शन, तो फिर घबराने की बात ही नहीं है। आप सामने आके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चा सरेंडर कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स के बारे में बात करी है, तो चाहे औरत मैरिड है, चाहे विवाहित है, चाहे अविवाहित है, तो जहां पे इतनी लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो फिर अब यहां पे ये सवाल आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी लिबरल हो रही है, तो लोग क्यों नहीं लिबरल हो पा रहे हैं? लोग इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? ठीक है, अगर पेरेंट अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है तो क्या उसको करना पड़ेगा? वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट को अप्रोच कर सकता है, किसी एनजीओ के पास जा सकता है, वो सीधा चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के पास जा सकता है, ठीक है, किसी सोशल वर्कर के पास, सोशल एक्टिविस्ट के पास जा सकता है, या वो सीधा किसी नर्स या डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो जाने से आपको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। अंत में वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, देखिए सबसे जो मेजर कारण क्या है अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन का,
वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि भी हम बच्चों को अगर सरेंडर करेंगे तो हमको जेल नहीं होगी। उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ज्यादातर अब जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के जो केसेस सामने आते हैं वो किनको ज्यादा पता होते हैं, जो कि हमारे आशा वर्कर्स हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो अब सवाल यहां पे आता है कि क्या जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के बारे, या उनको इस बात की अवेयरनेस है कि लॉ बहुत फ्रेंडली है अगर आप अपने बच्चों को सरेंडर भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस, या अगर हम बात करें अवेयरनेस मोबिलाइज करना, इस तरह के कैंपेन्स रन करना, सिविल सोसाइटी का तो रोल यहाँ पे है ही है, लेकिन जो आशा वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में वो खुद भी बहुत एजुकेटेड रहेंगे। अंत में आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन क्लाइमेट चेंज का क्या लिंक है। अशोक गुलाटी जी ने आर्टिकल लिखा है। देखिए रिसेंटली भी क्या हुआ है, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट से। अब देखिए आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट कितनी है इन्फ्लेशन की, ठीक है, आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है यानी कि 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में आरबीआई इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर सकती है। 2% से कम आरबीआई नहीं टॉलरेट कर सकती है, 6% से ज्यादा आरबीआई नहीं टॉलरेट कर सकती है। अब हमारे लोन्स भी काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अगर आपने कार लोन लिया है, होम लोन लिए, तो डेफिनेटली वो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन उस पर रिफ्लेक्ट करता है। अब महंगाई हर जगह है, चलो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात आती है, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई की बात आ जाती है। तो ये अब जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की है बहुत कंट्रीज में है, यूके में बहुत गंभीर समस्या है इन्फ्लेशन के चलते। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है इन्फ्लेशन के पीछे। एक तो रुपये की हम बात करें तो डॉलर लगभग 82 रुपीज का हुआ पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्रेन स्टॉक्स की बात करें, स्पेशली ऑफ व्हीट, अब जैसे कि आप जानते हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर सप्लाई साइड इश्यूज हो रहे हैं अक्रॉस द ब्लैक सी, जो पोर्ट्स ऑफ ब्लैक सी हैं उसके चलते वहां से जो व्हीट सप्लाईज हैं वो खास करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, आपकी जो गल्फ मोनार्कीज हैं, आपके जो इजिप्ट की बात करें, लिबिया की बात करें, वहां तक व्हीट सप्लाईज नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस साल गर्मी बहुत जल्दी आई थी तो राबी हार्वेस्ट भी इतना अच्छा नहीं हो पाया था, है ना। तो हीट वेव्स के कारण मार्च में ही हीट वेव शुरू हो गए थे, और अंत में क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर को भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है। अनसीजनल रेनफॉल्स हो रही हैं, हीट वेव्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहा है। अब जहां पे डेप्रिशिएटिंग रुपये की बात आती है, चलो देखो अब यहां पे बात समझने को ये है कि चलो हम बात करते हैं एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, है ना, कि यहां पे चलो आरबीआई जो है वो बीच में इंटरवीन कर सकता है अगर तो रुपी ज्यादा अगर रुपी ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन यहां पे सजेशन ये दिया गया, देखो रिस्क तो है, ऑब्वियसली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। अब अगर आज डॉलर 82 रुपीज का है और कल को डॉलर 85 रुपीज का होगा, तो हम कितना सारा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल हम किस में, हम जो ट्रांजैक्शन होती है किस में होती है, डॉलर्स में होती है। पाम ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है, उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। या तो बोलो कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी हमारे इतने नहीं हो रहे हैं। और जब इतना ज्यादा रुपये जब डेप्रिशिएट करता है तो अक्सर ये माना जाता है ना कि एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदा होगा, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं, है ना। ये बात समझिए, एक्सपोर्ट्स हमारे और महंगे हो जाते हैं जब रुपये बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करे। अब अभी यहां पे तुम इस बात का राहत ले सकते हैं दैट चलो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा भी हाई नहीं है, या हमारे यहाँ पे जो हमारी करेंसी है वो अगेंस्ट द डॉलर इतनी भी नहीं गिरी जितनी पाउंड या येन या यूरो की हम बात करें। लेकिन कब तक इस बात का कॉन्सोलेशन हम कब तक ले सकते हैं। सजेशन ये है कि रुपये को अपना नेचुरल लेवल फाइंड करने दो, आरबीआई को अब इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए। आरबीआई 80 बिलियन डॉलर्स तक अब अपने इंटरवेंशन में लगा चुका है। अब देखिए लिमिट है, अब आरबीआई ये फिजिकली कितना फीजिबल है कि आरबीआई बीच में इन्वॉल्व हो और रुपये को और अप्रिशिएट करने की कोशिश करे, ठीक है। अब आरबीआई इंटरवीन करता है तो रुपये की जो वैल्यू आर्टिफिशियली हाई हो जाती है, लेकिन अगेन हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर हमारा जो अगर करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रही है या बहुत ज़्यादा एकदम से अप्रिशिएट भी कर रही है, तो एक्सपोर्टर्स को तो नुकसान होगा। अल्टीमेटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और वाइडन होगा, और इसके चलते अगेन वो साइक्लिकल बात आ जाती है, रुपये के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। तो बात तो घूम घुमा के वहीं पे आ गई, ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, ना करेंसी को हम कंटेन कर पाए हैं। तो लेट द रुपी फाइंड इट्स नेचुरल लेवल। अब जहां पे डिप्लीटिंग ग्रेन स्टॉक्स की बात आती है, चलो देखो महामारी के चलते बहुत जरूरी था कि गरीब लोगों को हम अनाज दे सके। माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा, बहुत महामारी के चलते बहुत तबाही थी, तो चलो उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च करी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली भारत सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को दिसंबर 2022 तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखिए अब यहां पे फिस्कल डेफिसिट की बात आ जाती है, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या ये फिस्कली सस्टेनेबल है। फिस्कल डेफिसिट हमारा ब्रीच हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई है। फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना एक बहुत एसेंशियल कंडीशन होती है अगर हमने इन्फ्लेशन को टेम करना है। तो अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि देखिए बियॉन्ड सितंबर हम इस योजना को नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे। अब कोविड तो नहीं है,
अब लॉकडाउन भी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस नॉर्मल हो चुकी है, लोगों को अब जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे दो सवाल बहुत जरूरी है हमको जो उठाने चाहिए। एक तो ये है कि क्या इस स्कीम को कंटिन्यू करना फिस्कली फिजिबल है, और दूसरी बात, क्या वाकई में हमारे देश में 70% लोग हैं कि जिनको खाना नहीं मिल सकता? क्या वाकई में हमारे देश में 70% लोग हैं जिनको फ्री में राशन बांटना चाहिए? ये हमारे सामने एक सवाल खड़ा उठता है। अब क्लाइमेट चेंज की जहां पे बात आती है, तो देखिए जैसे वीट प्रोक्योरमेंट में भी थोड़ा ठेस आया है, अभी थोड़ा एक रिडक्शन देखा हमने वीट प्रोक्योरमेंट में, बिकॉज राबी जो हमारा हार्वेस्ट जो सीजन था, बहुत जल्दी गर्मी आ गई थी, हीट वेव्स के कारण अच्छा हम प्रोक्योर नहीं कर पाए। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि वीट हमने एक्सपोर्ट भी किया इजिप्ट को, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते इजिप्ट के पास वीट नहीं आ पा रहा था, ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं उसके क्रॉस वीट नहीं ट्रैवल कर पा रहा था, तो चलो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन अगेन वीट के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बढ़ने शुरू हो गए, तो हमको ग्लोबली एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हर एक देश में होता है। अब सरकार अब क्या कोशिश करेगी? सरकार कोशिश करेगी कि वीट प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने की। अब वीट प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए एमएसपी और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अब एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली, ताकि और प्रोक्योर कर पाए। लेकिन अब अगेन, अब वीट हो या राइस हो, अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अभी राइस हार्वेस्ट की बात करें तो देखिए अभी बहुत बारिश हुई थी पीछे, अनसीजनल रेनफॉल की बात करें, अनप्रेडिक्टेबल रेन्स की हम बात करें, उसका इंपैक्ट हमारे खारिफ हार्वेस्ट पे यानी कि राइस हार्वेस्ट पे भी होता है, ठीक है। और उसके चलते अभी उम्मीद है कि जो राइस हार्वेस्ट है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 7 मिलियन टन्स लेस। तो अब जितना मर्जी आप एमएसपी को बढ़ाते रहें, जब सप्लाई साइड इशू आ रहा है, जब इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है, तो वो आपको फिजिकली बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। फिजिकल प्रूडेंस क्या डिमांड करता है? तो ये अब उचित समय है कि हमको रियलाइज करना चाहिए कि अब ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये हम दिसंबर के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनड्यू क्या होगा कि एमएसपीज के ऊपर बर्डन पड़ेगा, हमको एमएसपीज और बढ़ानी पड़ेगी और फिजिकल डेफिसिट और बढ़ता रहेगा हमारा, ठीक है। या तो हम ऐसा कुछ कर सकें कि अगर मान लीजिए आपने 1500 रुपये प्रति क्विंटल आपने एमएसपी डिसाइड करी है वीट की, तो कम से कम 750 रुपये प्रति क्विंटल आप जो इशू प्राइस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते वीट का वो तय करिए। लेकिन अगर आप 1500 प्रति क्विंटल आपने जो प्राइस एमएसपी की डिसाइड करी और आप 300 रुपये पर क्विंटल आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते वीट को बांट रहे हैं, तो वो फिजिकली फीजिबल नहीं है। और ये उचित समय है सोचने का कि क्या पीडीएस कवरेज जो है वाकई में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते क्या बात करेगी थी कि 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 66.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये बात अब सोचने वाली है कि क्या वाकई में इतनी पॉपुलेशन, इतनी आबादी है हमारे यहाँ पे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, नहीं होगी इतनी पॉवर्टी मेरे हिसाब से। तो वेरी इंपॉर्टेंटली पीडीएस कवरेज को लिमिट करना चाहिए ओनली टू द 30% ऑफ द बॉटम पॉपुलेशन। और क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स ये तो आते रहेंगे, गर्मी पहले आना, सर्दी पहले आना, बारिशें कभी ना होना, बारिशें, तो ये हर जगह होता रहेगा। तो चाहे आप डेवलप्ड इकॉनमी है, चाहे आप डेवलपिंग इकॉनमी है। अब हम बहुत बार हम डेवलप्ड इकॉनमीज के साथ हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि भी हम क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, आप हमको फंड्स नहीं दे रहे हैं, हमने एनर्जी ट्रांजिशन करना है। लेकिन कब तक हम ये तू मैं करते रहेंगे? तो समय उचित है कि अब यहाँ पे हमको वी हैव टू एक्ट वेरी फास्टली एंड वेरी बोल्डली, ताकि हम अपनी पॉलिसीज को करेक्ट कर सकें और ग्रीन हाउस इमिशंस जो है उसको हम कंटेन कर सकें। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिसिशन फार्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और हमको ये भी इंश्योर करना है कि जहां पे हम क्लाइमेट रिजिलियंट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके चलते हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट ना पहुंचे। यही एक इंपॉर्टेंट जरिया है और इंपॉर्टेंट तरीका है अगर हमने फूड इन्फ्लेशन को टेम करना है। और दोस्तों जाने से पहले अगर मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं, तो जैसे कि आप ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वेलफेयर स्कीम के चलते महामारी के टाइम पे स्कीम को लॉन्च करा गया था। 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन प्रति पर्सन पर मंथ इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द बेनिफिशरीज। तो अभी तक ये जो एक्सटेंड करा गया है दिसंबर 2022 तक, तो ये इस स्कीम का 7वां फेज है जो कि ऑपरेशनल होगा। अभी तक सितंबर तक इस स्कीम के 6 फेज ऑपरेशनल हो चुके हैं। अभी तक अप टिल फेज 6 लगभग 3.45 लाख करोड़ स्पेंड हो चुका है। अब फेज 7 में 44,762 करोड़ का एडिशनल यहां पे एलोकेशन करा गया है, जिसके चलते बाय द एंड ऑफ द 7th फेज खर्चा कितना होगा? 3.91 लाख करोड़ का। तो ये बहुत ज्यादा पैसा है। क्या इतना हम फिजिकली
सस्टेन कर सकते हैं इतना बजट आने वाले समय में? तो अगर मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं तो ये जो 6 फेजेस में बटा है वो कुछ इस प्रकार से है। फेज 1 एंड 2 यानी कि अप्रैल 20 से लेकर नवंबर 20 तक जो महामारी का टाइम था, जो फर्स्ट वेव की हम बात करें। देन फेज 3 टू फेज 5 तो ये 11 महीने का पीरियड था, मई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का। फेज 6 जो है 6 महीने का, अप्रैल से सितंबर 2022 का है। और फेज 7 जो कि अब जैसे आपको मैंने बताया कि अभी दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। Question of the day. Applying Gandhian political philosophy is essential to evaluate the concept of peace in the 21st century. कमेंट करिए इसको 150 वर्ड्स में, और आप इसको कहां पोस्ट कर सकते हैं? सो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। सो दोस्तों आप इस आंसर को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, अगर आप अभी वीडियो देख ही रहे हैं तो दोस्तों आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये लिंक एक्सपायर हो चुका है, लिंक से आपको रीडायरेक्शन नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आप हमारे नंबर पे भी रीच आउट हमको कर सकते हैं। अपनी टेलीग्राम की ऐप से हमें मैसेज ड्रॉप करें, नंबर है 6280133177 और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही शेयर किया जाता है। सो एज फार एज दी बेस्ट आंसर इज कंसर्न, सो वंस अगेन अक्साया का बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था टेलीकॉम बिल के बारे, कि टेलीकॉम बिल मिसेस द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। आपने इसको कमेंट करना था 150 वर्ड्स में। थोड़ा वर्ड लिमिट मेरे को लगा थोड़ा आपका ज्यादा है अक्साया, बट नेवरदलेस बहुत अच्छा और बहुत आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। तो यहाँ पे ये अपने आंसर में अक्साया बात करते हैं कि हाउ इट मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू डेमोक्रेटाइज द टेलीकॉम सर्विसेज। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जैसे ट्राई की अथॉरिटी को काफी डिल्यूट किया गया है, नेट न्यूट्रलिटी को यहाँ पे प्रमोट नहीं करा गया है। ठीक है, बहुत एसेंशियल बात है कि जो ट्राई की अथॉरिटी को डाइल्यूट करा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन करा है कि बी एन श्री कृष्ण, अगर हम जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी की फाइंडिंग्स की बात करें, वो उनकी फाइंडिंग्स को इस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में नहीं इंक्लूड करा गया है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसके बाद बहुत इफेक्टिव इन्होंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिया है, जहाँ पे ये कहते हैं कि भी एक सेपरेट फ्रेमवर्क होना चाहिए विच शुड बी डिजाइन टू रेगुलेट दी ओटीटी। अगेन एक ड्रॉबैक की बात यहाँ पे ये भी आती है इंटरनेट शटडाउन्स के बारे, जो कि इस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में मेंशनड है। ठीक है, तो इस तरह की और यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने अपने आंसर में मेंशन करें, जो कि आप पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको पिन कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों जाने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, तो दोस्तों यदि आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी घर बैठ के आराम से कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से हिस्ट्री, लेट्स से ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्स, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि आपको लगता है कि इसमें आपको स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत है, स्पेसिफिक इसमें आपको कंटेंट की जरूरत है, तो आप अपने इंडिविजुअल कोर्सेज का बंडल क्रिएट कर सकते हैं। प्राइसेस आपके सामने अवेलेबल है और अभी 33% ऑफ एक ऑफर भी चल रहा है यदि आप एक कूपन कोड यूज करेंगे प्रीलिम्स 2023 का। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको मैं कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।